चले भाई बंद कर लो माइक, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएं। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये तीनों आज हो गया। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, तीनों का मिक्स रूप में पढ़ेंगे। हाँ करवा देंगे काहे परेशान है, आ जाएगा। अब बीच में जो टॉपिक चल रहा है उसी हिसाब चलने दो, फिर आगे आ जाएगा। और हो सकता है आगे आए ही, क्योंकि दिनकर तो अभी चल ही रहे हैं, दिनकर अभी चल रहे हैं भाई। दिनकर तो एक ऐसे रचनाकार हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा से चल करके ये आगे तक आएंगे, 70-72 तक चलेंगे ये, है ना। तो कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगा। अभी नागार्जुन पे हम लोगों ने पढ़ा है, नागार्जुन पर भी आगे पढ़ोगे। नागार्जुन पर 4-5 क्वेश्चन पढ़े हैं, क्या नागार्जुन पर 4-5 क्वेश्चन ही आएंगे, और भी आएंगे, वो आगे आते रहेंगे बीच बीच में। तो कहीं आ जाएगा, बीच में होगा जरूर, महत्वपूर्ण है उर्वशी, क्वेश्चन जरूर होगा कहीं ना कहीं। तो देखो भाई, आज आधुनिक काल, प्रगतिवाद हम लोग पढ़ चुके, प्रयोगवाद पे बातचीत कर रहे थे। प्रयोगवाद के बाद नई कविता आती है, और नई कविता से थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि नई कविता 1951-54 के आसपास आती है। तब तक हमारा देश आजाद हो चुका था, और जब आजाद हो चुका तो क्या होगा देखते हैं। पहला प्रश्न है, नई कविता के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार प्रकट कीजिए। यह प्रश्न जब आता है तो थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि विद्वानों के अनुसार आपको बात करना है, विद्वानों के वक्तव्य, विद्वानों के कथन आपको लिखना रहता है। दिखाने का लगाए ना। दूसरा है प्रश्न है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से ध्यान दीजिएगा। किसी भी कालखंड की प्रवृत्ति जरूर आएगा। एक प्रश्न तो पहले से समझो पेपर आउट है, चाहे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल के किसी युग की विशेषता, प्रवृत्ति जरूर आएगा, 100% आएगा, क्योंकि यह आसान प्रश्न है, और आसान प्रश्न ही आपसे पूछे जाएंगे। बहुत कठिन प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि एलटी ग्रेड का पेपर है, बहुत कठिन प्रश्न नहीं आएंगे, आसान आएंगे। तो ये बहुत आसान है, महत्वपूर्ण है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। प्रयोगवाद की परिभाषा देते हुए प्रमुख प्रयोगवादी कवियों का नामोल्लेख कीजिए। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इस प्रकार के प्रश्न भी आएंगे आपको। प्रयोगवाद की परिभाषा, प्रयोगवाद क्या है, प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यहां पर दो प्रश्नों को एक में जोड़ा गया है, इसलिए यहां पर दोबारा आ रहा है। अगला है, प्रयोगवादी कविता के विकास में अज्ञेय की भूमिका तथ्यों के साथ स्पष्ट कीजिए। यानी प्रयोगवादी कविता के विकास में अज्ञेय जी का क्या योगदान रहा है, राहों का, अन्वेषी, पता नहीं क्या क्या तब तक के कवियों को कहा है, तो क्या महत्वपूर्ण है। अगला है, अज्ञेय के द्वारा रचित कविता असाध्य वीणा, बहुत फेमस है, लंबी कविता है असाध्य वीणा, सबको याद आ गया होगा कि असाध्य वीणा आखिर है क्या, कि मूल संवेदना स्पष्ट करना है। यानी असाध्य वीणा में कवि ने क्या कहने का प्रयास किया, क्या संदेश दिया है, उसमें संवेदना क्या है, इस पर चर्चा करनी। बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज के ये पांचों प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से 1-2 प्रश्न तो आ ही सकते हैं आपकी परीक्षा में, चाहे प्रयोगवाद से चाहे नई कविता से, कोई ना कोई आ सकता है। तो पहला प्रश्न आपका, नई कविता के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार प्रकट कीजिए। अलग अलग विद्वान जो नई कविता पर बात करने वाले हैं, उनके वक्तव्यों को, उनके कथनों को आपको यहां पर लिखना है। ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न होता है, इससे पहले भी हमने बताया है। कारण यह है कि रामधारी सिंह दिनकर नई कविता पर क्या कहे, अज्ञेय जी नई कविता के बारे में क्या कहते हैं, धर्मवीर भारती क्या कहते हैं, रामदरस मिश्र क्या कहते हैं। जो कहते हैं वही आपको लिखना है, रट करके लिखना पड़ेगा। बाकी तो अपने विचार होता तो बहुत आसान हो जाता, ये थोड़ा सा कठिन है। और ये नई कविता की धारणा, नई कविता की शुरुआत कब से मानी जाती है भाई। प्रयोगवाद तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष से शुरुआत होता है, 1943 से। प्रगतिवाद 1936 से, उससे पहले छायावाद था, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा थी। तब तक तो हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों के अधीन था, दूसरे की सत्ता में हम लोग पल बढ़ रहे थे। तो वहां पर आकांक्षाएं हम सबकी अलग थी, कि जैसे जैसे देश आजाद होने की कगार पर पहुंच रहा था, वैसे वैसे हम लोगों की आकांक्षाएं बढ़ने लगी। जैसे आप एक परीक्षा पास किए, एलटी ग्रेड प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा की ओर आए, तो आपके घर वालों को ढेर सारी आपसे आकांक्षाएं हो गई होंगी, उम्मीदें हो गई होंगी कि अब नौकरी मिल जाएगी, कुछ अच्छा होगा हमारे साथ।
वैसे ही जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, 50 में संविधान लागू हो गया, तब पता लगा, जो आकांक्षाएं थी कि अब हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, अब हम सुकून की जिंदगी जिएंगे, अब बड़ा आराम हो जाएगा। पहले सोच रहे थे, जैसे आप में से भी बहुत लोग सोच रहे होंगे, जिस दिन नियुक्ति पत्र मिला, नौकरी मिली, तनख्वाह आई, सब कष्ट दूर हो जाएंगे, सब मजा आने लगेगा। लेकिन फिर भी अभी आप अपने साथियों से पूछो जो नौकरी कर रहे हैं, उनकी दिक्कतें क्या हैं, क्या बताएंगे? यार बड़ी दूर स्कूल मिल गया है, रोज जाना पड़ता है, वहां कोई साधन ही नहीं है, अपने साधन से जाना है, घर थोड़ा पास होता है, स्कूल थोड़ा अच्छा होता है। मतलब नौकरी मिलने के पहले जो आकांक्षाएं थी, जो अभिलाषाएं थी, जो उम्मीदें थी, वो अभी भी बरकरार हैं। यदि स्कूल हमारे घर के आसपास हो जाए तो हमारे लिए अच्छा हो जाए। अभी सुकून नहीं है, अभी बड़ा कष्ट है नौकरी करने में, नौकरी में जाना पड़ता है, रोज सुबह उठ के जाना है, शाम को आना, थक जाते हैं। तो पहले नौकरी के लिए बड़े परेशान थे, नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए। वैसे जो हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो हमारे देश के लोग, चाहे वो साहित्यकार हो और चाहे देश की जनता हो, अपने राजनेताओं से बड़ा उम्मीद थी कि अंग्रेजी शासन जाएगा, जो शोषण कर रहा था, अपने यहाँ का शासन आएगा, अपने लोग यहाँ पर शासन करेंगे तो बड़ा आराम देंगे हम लोगों को। लेकिन हुआ वैसा नहीं, हुआ वैसा नहीं। नेता तो नेता होता है, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो हिंदुस्तानी हो। भाई जो स्थिति मुगलों के शासनकाल में किसानों की थी, कई बार चर्चा हम किए, जो किसानों को स्थिति थी, दयनीय स्थिति थी किसानों की मुगलों के शासनकाल में, वही दशा तो अंग्रेजों के शासनकाल में भी रही, और वही दशा तो हमारे हिंदुस्तान के शासन में भी है अभी भी। कौन सा किसान बड़ा मालदार हो गया? कौन सा किसान है जो हवाई जहाज से चलता है? कौन सा किसान है कि पानी बरसने लगता है तो आलू ना भीगे इसलिए ढक देता है? कहीं पर वैसा नहीं, वैसा तो पहले से चला आ रहा है। और कौन सा मजदूर बड़ा करोड़पति हो गया? भले ही बहुत सारे संघ बन गए हो, ये मजदूर संघ, ये किसान संघ, ये संघ है, वो संघ है, सब तो वैसे का वैसा। तो ये एक ऐसी विचारधारा है, ऐसी कविता, ऐसा काव्य आंदोलन है कि जो लोगों को उम्मीदें थी, उम्मीदों पर जो किसी प्रकार की आकांक्षा थी, लालसा थी, वो पूरी होती नजर नहीं आती। लोगों को ठेस पहुंचा, धक्का पहुंचा, जो वो चाह रहे थे वो नहीं हुआ। उस कालखंड की ये कविता है। आखिर ये है क्या, कैसे विकसित हुई? भाई इससे पहले अगर जो बात करो प्रयोगवादी काव्यधारा की, तो प्रयोगवादी काव्यधारा में कामकुंठा, दमित काम वासना, ये मुख्य रूप से आई। नए नए प्रयोग, नए बिंब, इनका प्रयोग हुआ। तो कहते हैं, ये कहावत सुनी होगी गांव में, नया 9 दिन पुराना सब दिन। नया 9 दिन पुराना सब दिन, यानी नया तो नए दिन के लिए होता है, बाकी फिर वो पुराना वही चलता है, वही ठीक ठाक है। तो नए नए प्रयोग, नए नए बिंब, ये सब आए, बहुत जल्दी घिस पिट गए, बेकार हो गए, मजा नहीं आया। उनसे इतर आगे बढ़ के कुछ सोचा गया इस कविता में, मात्र 10-11 साल के अंतर में ही ऐसा गया। तो दमित काम वासना, मनोविश्लेषण, उन सब के प्रतिक्रिया स्वरूप आगे नई कविता का जन्म होता है। अलग अलग विद्वान क्या कहते हैं, बात करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज में आशा और उत्साह का वातावरण बना था। लोगों को विश्वास था कि देश की परिस्थितियां बेहतर होंगी। लोगों को विश्वास था कि देश की परिस्थितियां बेहतर होंगी और जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेंगी। जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेंगी, किंतु समय के साथ यह आशा धीरे धीरे निराशा में बदलने लगी। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के कारण जनता का मोह भंग हुआ।
सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के कारण जनता का मोह भंग हुआ। दूसरी ओर साहित्य में प्रयोगवाद की कुंठा, अहम भाव और दमित काम वासना से साहित्यकार ऊब चुके थे। ऐसी परिस्थितियों में एक नई काव्यधारा का उदय हुआ जिसे नई कविता कहा गया। नई कविता के स्वरूप और उद्देश्य को लेकर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। कुछ विद्वानों के विचार आगे दिए गए। डॉक्टर रामदरस मिश्र के अनुसार नई कविता की दृष्टि मानवतावादी है। नई कविता की दृष्टि कैसी है? मानवतावादी। नई कविता की दृष्टि मानवतावादी है, किंतु यह मानवतावाद मिथ्या आदर्शों की परिकल्पनाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि यथार्थ की तीखी चेतना, अपने परिवेश से जुड़े मनुष्य के बौद्धिक प्रयासों और उसकी संवेदना के उलझे हुए नाना स्तरों तक अनुभूति और चिंतन दोनों दिशाओं से पहुंचने की चेष्टाओं पर अवलंबित है। लंबा चौड़ा कथन है, याद हो जाए तो ठीक ठाक, नहीं याद होगा दूसरे का लिखिएगा, जरूरी नहीं कि नहीं का लिखो। और वे आगे कहते हैं कि नई कविता में छोटे बड़े अनुभवों, क्षणों, स्थितियों और घटनाओं के बीच कृत्रिम भेद नहीं किया गया है। ये रामदरस मिश्र जी कहते हैं। डॉक्टर हरिनंदन प्रसाद के अनुसार नई कविता हिंदी साहित्य श्रृंखला की सशक्त एवं जीवंत प्रक्रिया है। नई कविता हिंदी साहित्य श्रृंखला की सशक्त एवं जीवंत प्रक्रिया है। आधुनिक काल की विविध काव्य प्रवृत्तियों एवं काव्य शैलियों में से यह एक है। मानव जीवन की यथार्थ परक एवं बौद्धिक भंगिमा नई कविता में दृष्टिगोचर होती है। भाई ये जो कथन है, इन कथनों को ज्यों का त्यों लिखना है, इसमें शब्दावली में हेर फेर नहीं करना है। जैसे कहा गया है वैसे ही लिखना है। अगर याद हो जाए तो, नहीं याद होता तो मजबूरी है, फिर बदल होगा ही। और प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर, ये उर्वशी वाले हैं, रामधारी सिंह दिनकर नई कविता के संदर्भ में कहते हैं कि नई कविता जिस दिशा की ओर जा रही थी, ये आसान है, थोड़ा सा याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर का, कि नई कविता जिस दिशा की ओर जा रही है वह साहित्य की सबसे छोटी दिशा है। नई कविता जिस दिशा की ओर जा रही है वह साहित्य की सबसे छोटी दिशा है। प्रयोग साधना भी एक ऐसी साधना है, प्रयोग साधना भी एक ऐसी साधना है जिससे अधिक कठोर साधना की कल्पना नहीं की जा सकती। न जाने यह साधना कितने कवियों का बलिदान लेगी। कितना आसान कथन है, याद होगा सबको, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। सामान्यता ये कैसा है तो व्यवहारिक है, इसलिए याद हो जाएगा। यह साधना कितने कवियों का बलिदान लेगी। और अगले विद्वान है डॉक्टर जगदीश गुप्त, जो नई कविता पत्रिका के संपादक भी रह चुके। तो कविता में नवीनता की उत्पत्ति सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा से ही होती है। ये किसने कहा है? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने कहा है। यहां पर 4-5 विद्वानों के कथन आपको दिए गए, इनमें से 2-3-4 के याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, ना याद हो तो एक रामधारी सिंह दिनकर का आसान है और डॉक्टर जगदीश गुप्त का छोटा सा कथन है। ये दोनों याद कर लोगे आपका काम चल जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा? कविता में नवीनता की उत्पत्ति सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा से ही होती है, जगदीश गुप्त ने लिखा है। और इसी प्रकार डॉक्टर धर्मवीर भारती ने भी नई कविता को पुराने और नए मानव मूल्यों से टकराव से उत्पन्न तनाव की कविता कहा है। देखो 3 हो गए, रामधारी सिंह दिनकर, जगदीश गुप्त और धर्मवीर भारती, तीनों का याद रखिएगा बस। बाकी रामदरस मिश्र याद रहे चाहे न याद रहे कोई दिक्कत नहीं है। तो धर्मवीर भारती ने नई कविता को पुराने और नए मानव मूल्यों के टकराव से उत्पन्न तनाव की कविता बताया है। इन विचारों के आधार पर कहा जा सकता है कि नई कविता अपने युग के यथार्थ से गहराई से जुड़ी हुई है, यद्यपि उसे व्यक्त करने की दृष्टियां अलग अलग हैं। यद्यपि उसे व्यक्त करने की दृष्टियां अलग अलग हैं। अगला प्रश्न आपका है, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। इससे पहले सामान्यतः जो भी हम लोग पढ़े हैं प्रवृत्ति विशेषता में, तो हेडिंग छोड़ छोड़ करके हम लोग पढ़े हैं। इस प्रश्न को हमने बिना हेडिंग के पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखने के लिए बताया। ये प्रश्न है वैसा ही जैसा हेडिंग में हम लोग याद करते हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या है, कुछ मान लो हेडिंग हमको नहीं याद आ रही तो बिना हेडिंग के भी कैसे लिखेंगे, इससे यहां पर आपको
ये अनुमान लग जाएगा। ठीक है वैसा ही हेडिंग वाइज ही, लेकिन यहां पर हेडिंग नहीं डाली गई है, पैराग्राफ चेंज करके लिखा गया है और ज्यादा अच्छा तरीका यही है लिखने का। तो कैसे देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं। नई कविता आधुनिक हिंदी काव्य की एक महत्वपूर्ण धारा है। नई कविता आधुनिक हिंदी काव्य की एक महत्वपूर्ण धारा है जो स्वतंत्रता के बाद बदलती सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में विकसित हुई। नई कविता के कवियों ने पूर्ववर्ती काव्यधाराओं की तुलना में भाव, भाषा और शिल्प में नवीनता को अपनाया तथा जीवन की वास्तविकताओं को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। ये तो नई कविता आखिर है क्या, उसके बारे में बताया जा रहा है। और व्यक्ति स्वतंत्र, यहां पर क्या कहा गया, पहली विशेषता है व्यक्ति स्वतंत्र, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। यहां पर व्यक्ति की स्वतंत्रता मुख्य रूप से प्रदर्शित की गई है, यानी कि हर एक व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, उसकी अपनी सत्ता है, अपने हिसाब से वो जी सकता है। तो क्या कहा गया कि व्यक्ति स्वतंत्र नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। इस धारा के कवियों ने नए मनुष्य की प्रतिष्ठा का विचार प्रस्तुत किया। इस धारा के कवियों ने नए मनुष्य की प्रतिष्ठा का विचार प्रस्तुत किया। यह मनुष्य सामान्य मध्य वर्गीय व्यक्ति है। कैसा? सामान्य मध्य वर्गीय व्यक्ति है जिसे लघु मानव भी कहा गया। क्या कहा गया? लघु मानव भी कहा गया। इस प्रकार की एक कविता आई थी, लघु मानव के बहाने, हिंदी कविता पर एक बहस है। किसकी? लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, विजय देव नारायण शाही, है ना। तो आखिर ये लघु मानव है क्या? लघु मानव है क्या? हाशिए का मतलब मुख्य धारा से कटा हुआ मानव। अब ये मध्य वर्ग और गरीब वर्ग के अंतर्गत आता है। जो धनाढ्य वर्ग है, जो मुख्य धारा का वर्ग है, व्यक्ति है, उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो यहां पर एक ऐसे नए मानव का भी चित्रण किया गया, उसकी प्रतिष्ठा की गई जो लघु मानव के नाम से जाना गया। एक लघु मानव और एक विराट मानव। तो विराट पुरुष, विराट मानव क्या है? जो मुख्य धारा का मानव है वो है, और लघु मानव जो हाशिए का मानव है। धर्मवीर भारती जी कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं रथ का टूटा पहिया हूं, मैं रथ का टूटा पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंक मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। इसका मंतव्य आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया। भाई अगर टूटा हुआ पहिया, टूटा हुआ खिलौना, टूटा हुआ सामान, टूटा हुआ पेन, आपका फटी हुई कॉपी किताब, जो काम निकल गया तो हम लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं। सामान्यतः ये तो होता है। तो मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, यानी मैं किसी काम का नहीं हूं। ये पहिया, टूटा हुआ पहिया कौन? लघु मानव है। टूटा हुआ पहिया क्या है? लघु मानव है, जिसको लोग यूज एंड थ्रो करके फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। कहते क्या निष्प्रयोज्य हो गया, काम खत्म हो गया इसका। लेकिन कभी कभी आवश्यकता पड़ती है कि उस टूटे पहिए को फिर से लाना पड़ता है। जो काम निकल गया जिससे, कभी कभी वही काम आता है। यहां पर जो लघु मानव है, टूटा हुआ पहिया है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। व्यक्ति धन से, शक्ति से, बुद्धि से भले ही आपका भला ना कर पाए, आपके हित साधन ना हो, लेकिन उसको त्यागना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा ही दोहा और भी किसी ने इससे पहले भी कहा था कि जहां काम आवे सुई का करी तलवार, ऐसा कुछ कहा गया था कि जो सुई वाला काम है वो सुई ही करेगा, तलवार नहीं करेगी। तो आपके घर पर शादी विवाह है और कोई वैसा काम है जो आपका महान दोस्त है वो नहीं कर सकता है, तो वही छोटा वाला ही करेगा। तो इसलिए सबका आपके जीवन में महत्व है, चाहे छोटी चीज हो, निष्प्रयोज्य चीज हो, कोई भी चीज हो, वो आपके लिए निष्प्रयोज्य नहीं होती है। कहीं न कहीं वो चीज आपके प्रयोग में आ ही सकती है। यहां पर इसकी प्रतिष्ठा की गई, लघु मानव की प्रतिष्ठा की गई कि
मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूं, लेकिन मुझे फेंक मत देना। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय मिले। यानी इतिहास गवाह है, ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे। तो निष्प्रयोज्य व्यक्ति, निष्प्रयोज्य चीजें, असहाय, तो यहां तक कि महाभारत अगर जो आपने देखा होगा तो शिखंडी का नाम सुना होगा, उसका भी प्रयोग कर लिया गया महाभारत में। याद है किसी को कहां पर प्रयोग किया गया था? हाँ, आगे खड़ा कर दिया गया भीष्म पितामह। तो सोचो एक ऐसा असहाय निर्बल प्राणी जिसको महाभारत में प्रयोग कर लिया गया। तो आपके जीवन में भी ऐसी स्थितियां आ सकती हैं, इसलिए किसी को इस प्रकार से टूटा हुआ पहिया के समान फेंकना नहीं है, अपने साथ रखना, जोड़ के चलना है। अगला है क्षणवादिता। क्षणवादिता भी नई कविता की एक विशेषता है। इन कवियों ने जीवन के विराट रूप के स्थान पर भोगे हुए क्षणों को अधिक महत्व दिया है। अज्ञे जी लिखते हैं, मिथ्या कल मिथ्या क्षण में तुम भी जी लो। मिथ्या कल मिथ्या, यानी कहने का तात्पर्य क्या है? झूठ, असत्य, आभास। यहां पर कहा गया है क्षणवादी बनो, क्षणजीवी बनो। क्षणजीवी का मतलब है कि वर्तमान में जिंदा रहना सीखो। वर्तमान में हम लोग क्या हैं? वर्तमान जीने का प्रयास नहीं करते, आगे आने वाली पीढ़ी को सुधारने में लगे हुए हैं, अपना सुधार नहीं करते। हर एक युवा व्यक्ति जो कुछ छोटा मोटा कमा रहा होगा, वो यही सोचता होगा हमारे बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा, आगे हमारे न रहने पर बच्चा क्या करेगा, हमारे न रहने पर पोता हमारा क्या करेगा, पोती हमारी क्या करेगी। बाबा दादा का तो ये काम हो जाता है। अरे भाई, भगवान ने बच्चे को पैदा किया है, बच्चे को मुंह दिया है तो खाना तो देगा ही। आप नहीं दोगे, आप कमा के नहीं जाओगे तो क्या वो भूखा मर जाएगा? नहीं, ऐसा होगा। तो हम लोग जो पीछे भूत है हमारा, यानी भूतकाल है, उसके पीछे हम लोग बहुत सोचते हैं। काश पहले पढ़ लिए होते तो आज नौकरी कर रहे होते, और आगे आने वाले समय के बारे में सोचते हैं। एलटी का पेपर होगा कि नहीं होगा, फॉर्म भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा, और यदि पास होंगे तो ठीक है, नहीं पास होंगे तो क्या होगा। वहां पर आपको नहीं सोचना है आगे क्या होगा, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं। भगवान कृष्ण गीता में तो कहते हैं सीधी सी बात। और जो बीत चुका है उस पर भी आपका कोई अधिकार नहीं है। जो बीत चुका है उस पर कोई आपको अधिकार नहीं है, और आने वाले समय पर भी आपको कोई अधिकार नहीं है। अधिकार जो अब है, इस समय वर्तमान पर है, और उस पर हम लोग सोचते नहीं। इस काव्यधारा के लोगों ने इस पर काम किया कि वर्तमान को जियो, और वर्तमान को जब जीना सीखोगे, वर्तमान को प्रयोग करना सीखोगे, तो आगे आपका भविष्य भी सुधरेगा और पीछे का भूत भी सुधरेगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी भूत कैसे सुधरेगा, वो तो हो चुका। अरे भाई, जो आज वर्तमान है कल भूत तो होगा। वो तो जो बहुत पुराना वो तो खैर नहीं सुधर सकता, लेकिन जो आगे आने वाले समय में आपका भूत होता जाएगा वो तो सुधरता जाएगा। इसलिए हमको क्षणवादी बनना है, वर्तमान जीना है, क्योंकि झूठ मिथ्या है और आगे आने वाला भविष्य भी मिथ्या है। सत्य क्या है? वर्तमान है। अगर जो आज नहीं पढ़ोगे, आज अपने शरीर को आराम दे दोगे, तो आगे आने वाला समय आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए क्षणजीवी बनो। जो क्षण मिला है, आज समय मिला है, आपको उसका सदुपयोग करो, उसी में खुश रहो, उसी में प्रसन्न रहो। ये यहां पर कहा गया। क्या कहा गया? मिथ्या कल मिथ्या क्षण में तुम भी जी लो, यानी जो वर्तमान क्षण है इसमें आप जी भर के जी लो, खुश रहो, आनंद मनाओ, खुशियां मनाओ। अगला है लोक संप्रति के कारण नई कविता लोक जीवन के अधिक निकट दिखाई पड़ती है। अब देखो, ये कहा गया जी लो वर्तमान खूब खुल के,
भविष्य के बारे में चिंता नहीं करना है, वर्तमान के भूत के बारे में चिंता नहीं करना है। तो ये क्या है, ये जीवन लोक जीवन के अधिक निकट दिखाई पड़ती है। ये कहा गया। अज्ञेय, मुक्तिबोध, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल आदि कवियों ने सामान्य जन जीवन की समस्याओं और संघर्षों को अपनी कविता में स्थान दिया है। नई कविता में व्यंग्य की प्रधानता भी मिलती है, यानी केवल क्षणवादिता, लघु मानो, विराट मानो, इन्हीं सब की बात नहीं हुई है। यहां पर व्यंग्य का भी पुट मिलता है, यानी व्यंग्यात्मक कविताएं भी लिखी गई हैं। सामाजिक विसंगतियों, राजनीतिक भ्रष्टाचार और दिखावटी जीवन शैली पर तीखा व्यंग्य किया गया है। और कहा क्या गया, मैंने देखा कि मेनका अस्पताल में नर्स हो गई है। मैंने देखा कि मेनका अस्पताल में नर्स हो गई है और विश्वामित्र ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। मैंने देखा मेनका अस्पताल में नर्स हो गई है और विश्वामित्र ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। सोचो, विश्वामित्र का काम क्या है? ट्यूशन पढ़ाना है। मेनका का काम क्या है? नर्स बनना है। भाई, मेनका तो अप्सरा है, स्वर्ग की नृत्यांगना है, असीम सुंदरता का प्रतीक है, और वो अपना काम छोड़ करके आज अस्पताल में नर्स हो गई है, छोटा सा काम कर रही है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, यहां पर मेनका और विश्वामित्र ये छोटे मोटे आदमी नहीं है। ऋषियों की गणना में विश्वामित्र का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, अप्सराओं में मेनका का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। दोनों अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं, लेकिन यहां पर दोनों बिल्कुल छोटे छोटे काम कर रहे हैं। एक अस्पताल में नर्स का काम कर रहा है और एक ट्यूशन पढ़ाने का काम कर रहा है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जो महामानव, जो ज्ञानी बड़े लोग हैं, वो छोटे छोटे काम करने के लिए मजबूर हैं। अभी आप देखे होंगे कई बार ऐसी स्थितियां आई, हमारे साथ भी ऐसा हुआ जब हम भी बेरोजगारी के दौर से झेल रहे थे। आपको याद होगा, कुछ लोग होंगे पुराने, तो एक हाई कोर्ट में ग्रुप डी का फार्म आया था। उस समय हम शायद नेट पास हो चुके थे, जेआरएफ भी हो चुका था, लेकिन पीएचडी में एडमिशन नहीं हो पाया था। उस समय की बात है। जब ग्रुप डी का फार्म आया, हमने फार्म भर दिया। एक गांव में कहावत नहीं थी, भागते भूत की लंगोटी भली। कुछ मिल जाए, नौकरी ना मिलने से अच्छा ग्रुप डी की मिल जाए, क्या दिक्कत, कुछ मिले तो। प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली, फिर उसमें मुख्य परीक्षा थी। मतलब प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, ये एलटी की बात नहीं है, ये बात हो रही है ग्रुप डी की, जो सबसे लोअर कास्ट की नौकरी आती है, उसकी बात हो रही है। और उस समय हम जेआरएफ पास थे। अब सोचो, एक जेआरएफ पास लड़का क्या ग्रुप डी की नौकरी करने के योग्य है? या तो फिर वो सर्टिफिकेट बेकार है, या तो फिर वो लड़का अयोग्य है। लेकिन फिर भी हमने परीक्षा दी हिम्मत करके और पास हुए। लेकिन मुख्य परीक्षा में हम सम्मिलित नहीं हुए। कारण क्या था? कारण ये नहीं था कि नौकरी नहीं करना है, नौकरी तो करना है, लेकिन एक अंदर डर था, भय था कि अगर जो मुख्य परीक्षा नहीं पास हो पाए तो अपने मन को और इस समाज को हम क्या जवाब देंगे? यार, हम ग्रुप डी के लायक नहीं हैं। मतलब प्रवेश पत्र मुख्य परीक्षा का निकलवा के रख लिए, सुबह तक सोचते रहे जाना है कि नहीं जाना है, जाना है कि नहीं जाना, लेकिन अंततः नहीं गए। और यदि बाई द वे पहुंच जाते पेपर देने और देते और सफलता मिल जाती तो ठीक ठाक है, और नहीं मिलती तो कितना अपने आप को धक्का लगता कि हम ग्रुप डी के लायक भी नहीं है, अरे नौकरी हमको नहीं मिल सकती, छोड़ो इसको। और ऐसे ही एक बार सचिवालय में नौकरी निकली थी ग्रुप डी की, उसमें भी पीएचडी होल्डर भी फार्म भरे थे। इतने फार्म भर गए कि फार्म को ही निरस्त करना पड़ गया।
और अब तो सरकार नियम ले आई है कि अगर जिस कैटेगरी की भर्ती है और योग्यता की बहुत ज्यादा है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसी स्थिति आ गई। तो वही चीज यहां पर भी है कि जो योग्य है, जिस काम के लिए वो काम उसको नहीं मिल पा रहा है, वो छोटे छोटे काम करने को मजबूर है, विश्वामित्र ट्यूशन पढ़ाने को मजबूर हैं और मेनका नर्स बनने के लिए मजबूर हैं। ये स्थितियां इस समय की हो गई। सोचो ये स्थिति कब की? नई कविता की, यानी हमारा देश आजाद हो चुका था और हम लोग सोच रहे थे जब गुलाम थे कि हमारा शासन आएगा, जनता का शासन आएगा, जनता के लिए शासन आएगा। ये तो कहा गया अब्राहम लिंकन द्वारा, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। क्या शासन है जनता द्वारा? कि विश्वामित्र ट्यूशन पढ़ाने को मजबूर हो जाएं। और आज भी देखो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे विद्वान लोग छोटे छोटे काम करने के लिए मजबूर है। ये उस समय की व्यंग्यात्मकता है। आगे इस काव्यधारा में आस्था और अनास्था का द्वंद्व भी दिखाई देता है। इस काव्यधारा में आस्था और अनास्था का द्वंद्व भी दिखाई देता है। धर्मवीर भारती जी कहते क्या है? यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित इस पूरी संस्कृति में। क्या होगी? यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित इस पूरी संस्कृति में। किसकी आत्महत्या होगी? यहां पर कोई कौरव पांडव का युद्ध थोड़े हो रहा है, यह आत्महत्या होगी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जो आस्था आपकी है, जो योग्यता आपकी है, उस योग्यता के अनुरूप अगर जो आपको काम नहीं मिल रहा है तो आपके योग्यता की आत्महत्या, आप अपनी योग्यता की आत्महत्या खुद करेंगे। आपका ज्ञान आत्महत्या कर लेगा। भाई जैसे बैकडोर से कुछ लोग देखो नौकरी पा जाते हैं, और जो बैकडोर से नौकरी पाते हैं और आप मेहनत करने वाले हो, किसी कारण से नहीं मिली, आप उससे कई गुना ज्यादा पढ़े हो, वो आप पर छींटे कसेगा, आपको व्यंग करेगा, आप जीते जी मर जाओगे। तो वहां पर भी आत्महत्या होती है। अभी आपने देखा होगा एक कोई सिपाही यानी दरोगा की भर्ती का फॉर्म भरा, परीक्षा दिया, परीक्षा ठीक से नहीं हो पाई, आत्महत्या कर लिया। तो वो आत्महत्या केवल उस बच्चे की आत्महत्या नहीं है, वो आत्महत्या पूरे सिस्टम की है। जो भ्रष्टाचार, जो पारदर्शिता नहीं है, उस पूरे सिस्टम पर वो प्रहार है, उसकी आत्महत्या है कि योग्य को योग्य काम नहीं मिल रहा, अयोग्यों को योग्य दूसरा काम मिल रहा है। तो यहां पर कहा गया कि ये आत्महत्या होगी और प्रतिध्वनित इस पूरी संस्कृति में। और वो बच्चा जो मरा अकेला आत्महत्या किया, उसकी गूंज पूरे समाज में है और सब जानता है, हर व्यक्ति जानता है कि वो ऐसे थोड़े आत्महत्या किया होगा। कोई आसान थोड़े अपनी मौत स्वयं लाना। यहां तक कि भयंकर एक्सीडेंट हो जाए तब भी हम लोग बचने का प्रयास करते हैं, किसी प्रकार से बच जाए, पैर कट जाए, हाथ कट जाए, कान कट जाए, आंख चली जाए, कोई दिक्कत नहीं, आधा शरीर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, जिंदा रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक वही हष्ट-पुष्ट लड़का जवान आत्महत्या कर लेता है। तो वो केवल आत्महत्या एक लड़का नहीं करता, पूरा सिस्टम समझो मर जाता है ऐसी स्थिति में। लेकिन फिर भी हम लोग मजबूर हैं। तो यही पर कहा गया कि उसकी प्रतिध्वनित, उसकी गूंज हमारी पूरी संस्कृति और हमारे पूरे समाज में होगी। आगे कहा गया इसके साथ ही प्रकृति प्रेम, औद्योगिक सभ्यता की आलोचना और अस्तित्ववादी चेतना भी नई कविता की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं। आगे जी लिखते हैं, किंतु हम हैं दीप, हम धारा नहीं है। हम हैं दीप, हम धारा नहीं है। ये छोटा सा वाक्य, सूक्ति वाक्य, बहुत बड़ी बात कह जाता है। किंतु हम हैं दीप, धारा नहीं है। धारा को देखा होगा आपने। धारा का काम क्या होता है? जिधर देखा ढलान उधर की ओर मुड़ गई। मतलब जिधर अवसर देखा उधर अपनी राह बना ली। धारा को कभी नहीं देखा होगा कि अगर जो ढलान दूसरी तरफ है, जा रही हो दूसरी तरफ, कभी नहीं जाती। वो अवसर देखती है किधर हमको फायदा होगा। जैसे आजकल के नेता चाहे किस पार्टी के हो, कोई भी विचारधारा हो, जहां उनको फायदा होगा तुरंत अपनी पार्टी बदल के पहुंच जाते हैं।
लेकिन गांव में देखा होगा, अभी प्रधानी का चुनाव आएगा, एक गरीब वर्ग का होगा, जान चली जाएगी लेकिन वह पार्टी बदल करके दूसरे में नहीं जाएगा, चाहे इतना लोभ लालच प्रलोभन कर कुछ भी दो, नहीं जाएगा वो, क्योंकि वो धारा नहीं है, वो दीप है। यानी दीपक का काम क्या होता है? प्रकाश करना। स्वयं जल जाएगा, लेकिन जो उसका कर्तव्य है, जो उसका काम है, जो उसका धर्म है प्रकाशित करना, वो प्रकाश देगा, उजाला देगा। तो अज्ञे जी कहते क्या है? हम दीप हैं, किंतु हम है दीप, हम धारा नहीं है, धारा नहीं है, यानी हम अवसरवादी नहीं हैं, हम दीप हैं। हमारा काम प्रकाशित करना है, हमारा जो काम है, हमारा जो कर्तव्य है वो हम करेंगे। आगे कहा गया बिंबों यानी भाषा की दृष्टि से नई कविता बोलचाल के निकट है तथा इसमें नए प्रतीक और नए बिंबों का व्यापक प्रयोग हुआ है। अज्ञे जी कहते क्या है? ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कूच माने पलायन, चले गए। ये उपमान मैले हो गए हैं। प्रयोगवाद में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो उपमान बिंब ये सब हैं, ये मैले हो गए, नए नए उपमान आने चाहिए, तो नए उपमानों की बात हो रही है। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। इस प्रकार नई कविता में युगानुकूल संवेदना, सामाजिक यथार्थ, नवीन भाषा शिल्प और गहन बौद्धिकता का समन्वय मिलता है। अगला प्रश्न आपका है, प्रयोगवाद की परिभाषा देते हुए प्रमुख प्रयोगवादी कवियों का नामोल्लेख कीजिए। बड़ा आसान सा प्रश्न है। प्रयोगवाद तारसप्तक के प्रकाशन वर्ष से शुरू होता है और प्रयोगवाद के कवियों की बात करना है तो 4 सप्तक आए हैं, जिसमें तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, इन चारों कवियों के नाम को उल्लेख कर देना है। उनकी रचनाओं के बारे में नहीं, उनके केवल नामों का उल्लेख करना है। इतने पर ही आपका प्रश्न खत्म हो जाएगा। हिंदी साहित्य में सन 1943 के आसपास एक नवीन काव्यधारा का विकास हुआ जिसे प्रयोगवाद कहा जाता है। इस धारा के प्रवर्तक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन अज्ञे माने जाते हैं। प्रयोगवाद का मूल उद्देश्य कविता में नवीन संवेदनाओं, विचारों और आधुनिक जीवन बोध को अभिव्यक्त करना था। अज्ञे का मानना था कि आधुनिक युग की जटिल अनुभूतियों को पारंपरिक भाषा और शैली में प्रभावी ढंग से व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए कविता में नए प्रतीकों, उपमानों और भाषा शैली के प्रयोग की आवश्यकता हुई। इसलिए कविता में नए प्रतीकों, उपमानों और भाषा शैली की आवश्यकता हुई। प्रयोगवादी कविता का प्रथम महत्वपूर्ण संकलन तार सप्तक है, जिसका संपादन अज्ञे जी ने 1943 में किया था। इस संकलन के माध्यम से हिंदी काव्य में नई चेतना और प्रयोगशीलता का आरंभ हुआ। अज्ञे ने आगे चलकर 4 सप्तकों का संपादन किया। क्या किया? 4 तार सप्तकों का संपादन किया, जिनके माध्यम से अनेक नए कवियों को साहित्यिक मंच मिला। इसके अतिरिक्त उनकी पत्रिका प्रतीक ने भी प्रयोगवादी पत्रिका के कविता के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां पर 4 तार सप्तकों का नहीं, 4 सप्तकों का लिखिएगा, 4 सप्तकों का, क्योंकि पहला तो तार सप्तक है, इसके बाद दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक आता है, तार सप्तक नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, तार सप्तक के नाम से केवल एक ही सप्तक है, वही पहला वाला तार सप्तक। बाकी के दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक आएगा। पहला सप्तक नहीं पूछाएगा, जब भी आएगा तार सप्तक आएगा, पहला वाला। प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं रूढ़िवाद और परंपरा के प्रति विद्रोह, यथार्थवाद का चित्रण, व्यक्तिवाद और बौद्धिकता पर बल, नवीन बिंब विधान, भाषा में नवीन प्रयोग, भदेश और सामान्य जीवन का चित्रण तथा व्यंग्य और सूक्तियों का प्रयोग हुआ है। यहां पर कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी यहां पर विशेषताएं आप बताने लगे। पूछा गया प्रयोगवाद क्या है, प्रयोगवादी कविता की वो क्या है, कवि के नाम कौन कौन से हैं। तो भाई जब कह दिया गया प्रयोगवाद है क्या, तो प्रयोगवाद में आपको विशेषताएं भी संक्षिप्त रूप में बतानी है, तो एक संक्षिप्त रूप में दे देना, ध्यान केंद्रित कर देना है। प्रयोगवाद के अंतर्गत प्रकाशित 4 प्रमुख सप्तकों में अनेक महत्वपूर्ण कवियों को स्थान मिला है। जैसे कि पहला
तार सप्तक कब? 1951। तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1943। तार सप्तक कब आया? 1943 में आया। अब तार सप्तक में 7 कवि थे, दूसरा सप्तक में भी 7 कवि थे, तीसरे में भी 7 थे, चौथे में भी 7 थे। इन 7 कवियों के नाम आपको लिखना रहेगा। हमने यहां पर कुछ कवियों के नाम लिखे, बाकी छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन है। ऐसा नहीं है कि हमको 7 कवियों के नाम नहीं पता है, सब पता है, आपको भी पता है, जो भी हिंदी का तैयारी करने वाला छोटा सा भी विद्वान उसको भी पता है। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि सभी नाम लिखने की नौबत नहीं आती, समय नहीं बचता है। वैसी स्थिति में क्या करोगे? इसलिए यहां पर हमने पहले से हिंट कर दिया आपको, आप 7 नाम लिखोगे अपनी परीक्षा के लिए। क्या कहा गया? अज्ञेय, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल शामिल थे। दूसरे सप्तक में देखो, दूसरा सप्तक 1991, याद करा रहे हैं इसको। शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय आदि। देखो यहां पर क्या है? आदि लगा दिया गया, कवि सम्मिलित हुए। तीसरा सप्तक 1959 में कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही आदि कवियों को स्थान मिला। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कवियों की संख्या कम होती जा रही है। ये क्या है आपके पास? वहां पर परीक्षा में कभी कभी देखा कि ये क्वेश्चन आखिरी में आया है और आपके पास समय कम बच रहा है, वैसी स्थिति में हिंट करना है केवल, वो जब समझ जाएंगे। बाकी समय है तो सभी कवियों के नाम लिख दोगे। देखो कैसे कैसे लिखोगे, पहले सप्तक के कवि कौन कौन है ना? तो पहले सप्तक के कवि कौन कौन है? जो पुराने लोग होंगे वो लोग जानते होंगे। सूत्र क्या है प्रथम तार सप्तक का? अमुने गिरा प्रभा, अमुने गिरा प्रभा। तो इस प्रकार जब सूत्र याद रखोगे तो परीक्षा में याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। भा से होता है भारत भूषण अग्रवाल। कौन है? भारत भूषण अग्रवाल जी। ये सबको लगभग याद ही है। फिर प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे का एक निबंध बहुत फेमस है, खरगोश के सींग। रा से क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा। ई से क्या हो जाएगा? गिरिजा कुमार, गिरिजा कुमार माथुर हो गए। फिर ने से क्या हो जाएगा? नेमिचंद जैन। मुंह से क्या होगा? गजानन माधव मुक्तिबोध हो गए। फिर आ से जो शुरुआत किए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हो गए। तो ये 7 कवि हो गए तार सप्तक के। अब बात आती है दूसरा सप्तक। दूसरा सप्तक, इसका सूत्र क्या है? सहभर सनद है। धा से बहुत पूछा जाता है वनडे एग्जाम में, धर्मवीर भारती। ना से क्या है? मेहता। सा से क्या है? शमशेर बहादुर सिंह। रा से रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय को बहुत लोग तार सप्तक में मान लेते हैं, गलत हो जाता है। भा से भवानी प्रसाद मिश्र। हा से हरिनारायण व्यास हो जाएंगे। फिर सा से शकुंत माथुर। याद रखिएगा शकुंत माथुर ये गिरिजा कुमार माथुर की पत्नी है। शकुंत माथुर गिरिजा कुमार माथुर की पत्नी है। अब यहां पर शकुंत माथुर और शकुंतला माथुर, शकुंत माथुर नाम सही है, शकुंतला माथुर नाम थोड़ा सा अशुद्ध है, लेकिन ज्यादातर जगह पर शकुंतला माथुर मिल रहा है। तो जैसा विकल्प में आए वैसा आपको चयन करना है, लेकिन दोनों में से एक नाम चयन करना हो तो शकुंत माथुर को चयन करना है, शकुंतला माथुर को नहीं करना है। अगला है तीसरा सप्तक। तीसरा सप्तक का सूत्र क्या है? नहीं, अगर जो देखो याद करना कोई जरूरी नहीं होता है। एक की विप्र सम,
है ना। अभी बता रहे हैं क्या करना है। मां से मदन, मदन वात्स्यायन हो गया। सा से शमशेर नहीं होंगे, सर्वेश्वर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रा से क्या हो जाएंगे, प्रयाग नारायण त्रिपाठी। शुक्ल है। वी से अच्छा विजय देव नारायण, की से एक कीर्ति मैडम आई थी आपकी अध्यक्ष, है ना, कुछ कर ही नहीं पाई। दूसरा कुंवर नारायण। कुंवर नारायण इनका जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, फैजाबाद। केदारनाथ सिंह है, अग्रवाल नहीं, याद रखिएगा, केदारनाथ सिंह है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतवादी हैं और ये प्रयोगवादी केदारनाथ सिंह। ये तीसरे सप्तक के हो गए। अब आता है चौथा सप्तक। आरा सुरा श्री स्वन, आरा सुरा श्री स्वन। तो ना से नंद किशोर, स्वा से स्वदेश भारती, श्री से रा से राजकुमार कुंभज, फिर सु से सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा था। कब? हाँ, रा से राजेंद्र किशोर, आ से ये हो गए। तो साथ साथ कभी सभी आपको याद हो गए। ध्यान देना है, जैसे अभी कोई पूछ रहा था क्या सर जी हमको सूत्र भी याद करना है। देखो, सूत्र याद करना कंपलसरी नहीं है। सूत्र परीक्षा में लिखना जरूरी नहीं है, लिख दोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी ठीक है। लेकिन ये सूत्र आपको भ्रम की स्थिति से बाहर निकालेंगे। होता क्या है, कौन किसमें है, अब पूरे नाम याद तो कर लेते हो, रट्टा तो मार लेते हो, लेकिन परीक्षा में कभी कभी होता है कि वो याद नहीं आता है, आखिर क्या है, आखिर क्या है, आखिर क्या है। तब ये जब सूत्र याद होते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है यहां से निकालने में। जैसे हमको रटना नहीं पड़ा, सीधे सीधे एक एक अक्षर से निकालते चले गए आप। यहां पर सूत्र कोई सूत्र अलग से बनाया हुआ नहीं है। इनमें सम्मिलित जो नाम है उनके प्रथमाक्षर को केवल ले लिया गया है, उन्हीं के जोड़ करके एक सूत्र के रूप में बना दिया गया, व्यवस्थित कर दिया गया, बस। तो ये 4 सप्तक आए, चारों सप्तकों के नाम आपको याद रखना, रचनाकारों के नाम याद रखना, समय याद रखना है। हाँ, तो चारों सप्तकों के कवि हो गए। अब आगे देखो क्या आता है अगला प्रश्न। चौथा सप्तक 1979, अवधेश कुमार, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य आदि कवि शामिल हैं। इस प्रकार प्रयोगवादी कवियों ने भाषा, शिल्प और विचार की दृष्टि से हिंदी कविता को नई दिशा प्रदान की और आधुनिक काव्य चेतना को समृद्ध किया है। अगला प्रश्न आता है, प्रयोगवादी कविता के विकास में अज्ञेय की भूमिका तथ्यों के साथ स्पष्ट कीजिए। प्रयोगवादी कविता के विकास में अज्ञेय की भूमिका तथ्यों के साथ स्पष्ट कीजिए। यानी प्रयोगवादी कविता को आगे बढ़ाने में, उसको विकसित करने में अज्ञेय जी की क्या भूमिका रही है, क्या काम रहा है, उसके ऊपर बातचीत करनी है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के मुख्य प्रवर्तक तथा मार्गदर्शक माने जाते हैं। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ सामान्यतः 1943 ईस्वी में उनके द्वारा संपादित काव्य संकलन तार सप्तक से माना जाता है। इस कृत्य के माध्यम से अज्ञेय ने हिंदी कविता को नई संवेदनाओं और नवीन शिल्प और आधुनिक जीवन बोध से परिचित करवाया। हालांकि प्रयोगवाद के नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। स्वयं अज्ञेय ने
दूसरा, तार सप्तक के प्रकाशन के बाद अपनी पत्रिका प्रतीक में यह स्पष्ट किया है कि इसे किसी कठोरवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसे किसी कठोरवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यानी जब इनको प्रयोगवाद कहा गया, नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा प्रयोगवाद कहा गया और प्रयोगवाद के कवियों को बैठे ठाले का धंधा कहा गया नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा, तो अज्ञे जी ने अपनी सफाई दी। क्या सफाई दी? कि इस काव्य आंदोलन को किसी कठोरवाद के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हम वादी नहीं हैं, ऐसा कुछ कहा था। हम वादी नहीं हैं, नहीं, और नई नई राहों के अन्वेषी हैं, नई नई राहों के अन्वेषी हैं, यानी नए राह के खोजकर्ता हैं। हम किसी वादी नहीं है। उनका कथन था प्रयोग अपने आप में कोई वाद नहीं है। प्रयोग अपने आप में कोई वाद नहीं है, वह सत्य की खोज का साधन है। वह सत्य की खोज का साधन है। प्रयोगवादी कविता के विकास में अज्ञे द्वारा संपादित चार सप्तकों का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पहला तार सप्तक, यानी तार सप्तक, पहला नहीं, तार सप्तक होगा 1943। दूसरा तार सप्तक नहीं, केवल सप्तक 1954, देखो यहां पर टाइप हुआ, 1951 होगा। क्या होगा? 1951। तीसरा सप्तक कब? 1959। चौथा सप्तक 1978 नहीं, 1979। तो इस प्रकार से यहां पर ध्यान देना है। चारों सप्तकों के नाम याद रखना है। पहला तार सप्तक है, क्या है? तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 51, तीसरा सप्तक 62 और चौथा सप्तक 1979। यानी 8 8 और 20, 8 8 20 जोड़ोगे, अगले अगले सप्तक निकलते चले जाएंगे। आगे इन संकलनों में नई पीढ़ी के कवियों को स्थान देकर अज्ञे ने हिंदी कविता में नवीन चेतना का प्रवाह किया। इन कविताओं में पारंपरिक भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता, आत्मान्वेषण, यथार्थबोध और नवीन प्रयोगशीलता को प्रमुखता दी गई। अज्ञे ने कविता में नवीन उपमानों और प्रतीकों का प्रयोग का भी समर्थन किया। वे कहते हैं ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ, जिस पर चर्चा हो चुकी। इस कथन से स्पष्ट है कि वे परंपरागत उपमानों के स्थान पर नए अनुभवों और आधुनिक प्रतीकों को अपनाने के पक्षधर थे। इसके अतिरिक्त उनकी पत्रिका प्रतीक ने भी प्रयोगवादी काव्य के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह बात हो गई इस प्रश्न पर। अच्छा, इस प्रकार अज्ञे ने संपादक, कवि और विचारक तीनों रूपों में हिंदी कविता को नवीन दिशा प्रदान की। इसलिए उन्हें प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाका पुरुष, वनडे एग्जाम में पूछते हैं नई कविता का सलाका पुरुष कैसे कहा गया, तो अज्ञे जी को, जिन्होंने हिंदी काव्य को नए प्रयोग करने और यथार्थ को साहसपूर्ण व्यक्त करने की प्रेरणा दी है। अगला प्रश्न आपका आता है, अज्ञे जी से संबंधित है। अज्ञे द्वारा रचित कविता असाध्य वीणा की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। अज्ञे जी की चाहे कोई कविता पढ़ो न पढ़ो, लेकिन असाध्य वीणा जरूर पढ़नी चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ी दार्शनिकता भरी कविता है ये, बड़े दार्शनिक अर्थ इनमें रोए गए हैं। बड़ी अच्छी कविता है असाध्य वीणा, लंबी कविता है। क्या कहा गया? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की प्रसिद्ध कविता असाध्य वीणा मिथकीय प्रतीक पर आधारित एक महत्वपूर्ण रचना है। इस कविता की मूल संवेदना सृजन तत्व की व्याख्या करना है। सृजन तत्व, ये सृजन तत्व क्या है? सृजन, इसको रचना कहते हैं, मतलब किसी चीज की रचना करना, किसी चीज को बनाना। तो सृजन तत्व की चर्चा की गई है इसमें, और इसमें सृजन की अर्हता, सृजन की प्रक्रिया, सृजन के स्वरूप और सृजन के प्रभाव, इन चार स्तरों पर विचार किया गया है। हम कोई भी काम करते हैं, क्या करते हैं? हम कोई भी काम करते हैं तो उसके चार तत्व जरूर याद रखना है। क्या क्या? कि एक सृजन कर, यानी वो काम करने के हम योग्य हैं कि नहीं है, वो काम हम कर सकते कि नहीं कर सकते। दूसरा, उस काम को करने की प्रक्रिया क्या है, यानी कविता करने की प्रक्रिया क्या, कविता करने की अर्हता, कविता करने की प्रक्रिया या काम करने की प्रक्रिया, और सृजन के स्वरूप, यानी जो काम है वो काम कैसा है, और दूसरा सृजन के प्रभाव, जो हम काम कर रहे हैं, जो रचना लिख रहे हैं, उसका समाज में प्रभाव क्या होगा, वो काम संपन्न होने के बाद उसका प्रभाव क्या होगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमें क्या कहेंगे। इन चार स्तरों पर बात जरूर कर लेनी चाहिए। आगे कहा गया प्रथम स्तर
पर कविता सृजन की अर्हता को स्पष्ट करती है, यानी कविता करने की योग्यता। इसमें बताया गया है कि केवल ज्ञान और कौशल के आधार पर सृजन संभव नहीं है। जैसे देखा होगा, हिंदी के कई कवि ऐसे आपको मिल जाएंगे, कई साहित्यकार ऐसे मिल जाएंगे, यहां तक कि अगर जो आप बहुत फेमस कवि को जानते होंगे, हरिवंश राय बच्चन बहुत फेमस हैं, मधुशाला के रचनाकार। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, आत्मकथा 4 भागों में लिखी, सरस्वती सम्मान से सम्मानित हुए। तो हरिवंश राय बच्चन के बारे में अगर जानकारी होगी या खोज करोगे तो क्या होगा, हरिवंश राय बच्चन हिंदी के नहीं, अंग्रेजी के प्राध्यापक। अब सोचो, अंग्रेजी का आदमी हिंदी लिख रहा है। यहां पर यही कहा गया कि केवल ज्ञान और कौशल ही सृजन का आधार नहीं हो सकता। तो कौन होता है, आगे कहा गया, सच्चे सृजन के लिए साधक को अहंकार शून्य होना पड़ता है। कविता में प्रियमवद का चरित्र इसी भावना का प्रतीक है। देखा होगा, इसकी कविता को पढ़ी होगी, अज्ञे जी की असाध्य वीणा। तो उस वीणा को बजाने का काम कौन कर पाता है, बहुत लोग आते नहीं बजा पाते हैं, प्रियमवद उसको बजा पाता है। क्यों बजा पाता है, वही कारण बताया गया कि कोई भी काम करो, कोई भी काम करो, यहां तक कि आप तैयारी कर रहे हो मुख्य परीक्षा की, इसमें से भी सभी लोग नहीं सफल होंगे, कुछ ही लोग सफल होंगे। कौन सफल होगा, यहां पर बताया जा रहा है कि कविता में प्रियमवद का चरित्र इसी भावना का प्रतीक है, यानी कि सच्चे सृजन करने के लिए, सच्चे सृजन के लिए साधक को अहंकार शून्य होना पड़ता है। अहंकार शून्य मतलब क्या, अहंकार शून्य होने का मतलब, जैसे अभी आपका देखा हो, जब एलटी ग्रेड का पेपर प्रारंभिक परीक्षा का नहीं हुआ था, तो कई कोचिंग संस्थान और कई बच्चे, कई कोचिंग संस्थान तो प्री और मुख्य मेंस दोनों परीक्षाओं की फीस लेकर के पढ़ाना शुरू किए थे। अरे ये तो प्रारंभिक परीक्षा, हर कोई पास हो जाएगा। क्या सभी पास हुए? पास कौन हुआ? जो उस परीक्षा को अच्छे से हैंडल कर पाया। केवल किसी संस्थान में फीस जमा कर देने से परीक्षा नहीं पास होते हैं, अहंकार शून्य होना पड़ता। और कई लोग, आप में से भी कई लोग ऐसे थे जो हमारी बात से सहमत होंगे कि वो सोच रहे थे, अरे ये तो प्रारंभिक परीक्षा, हवा में पास हो जाएंगे। आपके कई साथी भी ऐसे हो सकते हैं और अब टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, मेंस में नहीं आ पाए, और आप में से भी आए तो जितने नंबर आने चाहिए उतने आपके नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि उस परीक्षा को आप बहुत हल्के में ले लिए। तो जैसे बीड़ा बजाने वाले बहुत लोग आए, अरे बीड़ा ही तो बजानी, इसमें क्या है, बजा देंगे। धनुष उठाना था, नहीं उठा पाए, रावण तक बहुत लोग नहीं उठा पाए। धनुष ही तो उठाना है, सोच करके आए थे, नहीं उठा पाए। यानी कि जो काम करना है, सृजन करना है, तो उसमें अहंकार शून्य, उसको जीरो स्तर से सोचना है और पूरा काम करना है। वही यहां पर बताया गया कि प्रियमवद का चरित्र इसी भावना का प्रतीक है कि उसका आत्मनिवेदन और विनम्रता ही उसे असाध्य वीणा को साधने के योग्य बनाती है। यही बात धनुष भंग में राम को देखते होंगे। राम भी जब धनुष उठाने के लिए गए थे तो कैसे सरल मृदुल स्वभाव से गए थे, और भी कई जो बलशाली लोग आए थे, आपने देखा होगा कैसे कैसे, भले वो दिखाया गया है लेकिन रामचरितमानस में तुलसीदास बिल्कुल वैसा ही लिखे हैं। अपने बल ताकत पर अहंकार था, अपनी भुजाओं पर अहंकार था उनको, और नहीं उठा पाए। और राम को अहंकार कोई नहीं था, अहंकार शून्य थे। प्रियमवद भी अहंकार शून्य था। आप भी कोई काम करोगे तो अहंकार शून्य होगे। जैसे आपका कोई टॉपिक टीजीटी पीजीटी या जो भी परीक्षा तैयारी कर रहे हो, अगर कोई टॉपिक आपका मजबूत है तो उस पर अहंकार नहीं करना है कि अरे ये तो हमारा बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत आसान है, हमको हो ही जाएगा। वहीं पर चकमा खाओगे जहां पर आपको अहंकार आएगा। इसलिए आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी प्रश्न हो, उसको बहुत ध्यान से और अहंकार शून्य होकर के पढ़ना है, उसको हल करना है, उसको समझना है। तो अहंकार शून्य होकर के जो तैयारी करेगा वो फाइनल रिजल्ट में नाम लाएगा। तो वही चीज यहां पर भी है, वीणा को साधने में योग्य होता है, सफल बनता है। दूसरे स्तर पर कविता सृजन की प्रक्रिया को व्यक्त करती है, यानी सृजन की प्रक्रिया क्या है, परीक्षा पास होने की प्रक्रिया क्या है। इस प्रक्रिया में साधक
अपने अहंकार का पूर्ण त्याग कर देता है और सृजन शक्ति के प्रति आत्मसमर्पण कर देता है। जब प्रियंवत का संपूर्ण व्यक्तित्व सृजन में विलीन हो जाता है, यानी कि आपका पूरा व्यक्तित्व कहां तैयारी में विलीन हो जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के केवल तैयारी में लगते हो, तब क्या होता है? तभी संगीत का प्रकट होना संभव होता है। ये संगीत क्या है? भगवान का आशीर्वाद, भगवान का स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप है। आपकी सफलता ईश्वर का स्वरूप होती है। वही चीज यहां पर कहा गया कि जब संपूर्ण व्यक्तित्व सृजन में विलीन हो जाता है तभी संगीत का प्रकट होना संभव होता है। यहां यह भी संकेत मिलता है कि सृजन की प्रक्रिया मूलतः वैयक्तिक होती है। तीसरे स्तर पर कविता सृजन का तत्व, सृजन तत्व के स्वरूप को स्पष्ट कर देने का, सृजन तत्व का स्वरूप क्या है इसको स्पष्ट किया गया। और आगे भारतीय दार्शनिक दृष्टि के अनुसार कला को ब्रह्म के समान महत्व देते हैं। कला, जब भी आप काम कर रहे हो, कला को ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं। इस भाव को निम्न पंक्तियों में व्यक्त किया गया है कि कला क्या है? ब्रह्म है, ब्रह्म के समान है, ईश्वर है। अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्म का मौन अशेष प्रभाव। यानी जब वीणा बजी, वीणा की झंकार निकली, तो क्या कहा गया? वीणा की झंकार कोई निकाल नहीं सकता है, वो स्वयंभू यानी कि स्वयं उत्पन्न हुई भगवान के स्वरूप में, इसमें भगवान के स्वरूप में। और जिसमें सोता है अखंड ब्रह्म का मौन। ब्रह्म जो होता है वो शोरगुल करते हुए, शोर मचाते हुए नहीं आता है, वो मौन रूप में आता है। भगवान कभी चिल्लाता नहीं है, वो मौन रूप धारण किए हुए अपना सब कुछ देखता रहता है और जहां आवश्यकता होती है वहां जाता है। तो यहां पर अगला चौथे स्तर पर कविता सृजन के प्रभाव को प्रकट करती है। चौथे स्तर पर कविता सृजन के प्रभाव को स्पष्ट करती है, प्रकट करती है। सृजन का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर भिन्न भिन्न रूप में पड़ता है। यानी यह बात हुई जो आप कर रहे हो उसका प्रभाव, तो सबका प्रभाव अलग अलग होता है। तो कविता भी ये सृजन का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति पर भिन्न भिन्न रूप में पड़ता है। यह प्रभाव मुक्ति, विस्तार और आत्मबोध प्रदान करता है। सृजन के माध्यम से मनुष्य अपने स्वधर्म को पहचानता है और उसके भीतर सामाजिक दायित्व की भावना विकसित होती है। इस प्रकार असाध्य वीणा कविता की सृजन गहन प्रक्रिया, कविता सृजन की गहन प्रक्रिया, आत्मसमर्पण और आध्यात्मिक अनुभूति को व्यक्त करते हुए अपने युग की संवेदनाओं को गहराई से अभिव्यक्त करती है। यही चीज आप में भी होनी चाहिए। सृजन की गहन प्रक्रिया, आत्मसमर्पण और आध्यात्मिक अनुभूति। जो भी काम आप कर रहे हो उसके प्रति आपका आत्मसमर्पण होना जरूरी है। जब तक आत्मसमर्पण नहीं करोगे तब तक फिलहाल आपको सफलता मिलने वाली नहीं। ये भी 5 प्रश्न हो गए। आगे असाध्य वीणा पर और भी प्रश्न हैं, इन पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो असाध्य वीणा पर और आगे जो भी प्रश्न होंगे, प्रयोगवादी काव्यधारा पर, नई कविता पर, प्रगतिवादी काव्यधारा पर, उन पर आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। यहाँ तो भैया कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं।